अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। न्यूज़ की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से दलितों की हिमायत करती रही है। तेलंगाना कानून साज असेंबली में एससी दर्जाबंदी बिल की मंजूरी के बाद वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। वज़ीर आला तेलंगाना ने एससी जुमराबंदी के जरिए दलितों के कई दहाइयों के देरीना ख्वाब को कर दिया पूरा। असेंबली में एससी दर्जा जुमराबंदी पर बजट के दौरान वज़ीर सेहत दामोदर रेड्डी का खिताब। रियासत में जारी मौसम गर्मा में पीने के पानी की किल्लत पर काबू पाने के लिए किए गए एहतियाती इक़दाम। असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान अराकीन की जानिब से उठाए गए सवालात पर रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास का बयान। फ्यूचर सिटी को आलमी मियार के शहर के तौर पर दी जाएगी तरक्की। वज़ीर IT श्रीधर बाबू का कानून साज कौंसिल में बयान। रेवंत रेड्डी हुकूमत ज़राई शोबे को मुकम्मल तौर पर कर रही हैं नजरअंदाज। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में किसानों को मुश्किलात का सामना। मुनासिब बिजली और पानी ना होने की वजह से फसलें हो रही हैं खुश्क। किसानों की हालत इज़ार पर KTR का रद्द-ए-अमल। पसमानदा तबकात के लिए साथ नाइंसाफी के लिए कांग्रेस सबसे ज्यादा जिम्मेदार। हुक्मरान जमात पर दोहरे मियार का इल्जाम। राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में मुखालिफ BC रिजर्वेशन तकरीर की थी। BC SC ST और खवातीन को मुकम्मल हुकूक की फराहमी के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। BC कमीशन की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाया जाए। तेलंगाना कानून साज कौंसिल में BRS रुकन की कविता की तकरीर। जिले नागर करनौल में मुनदम SLBC सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन 25वें दिन भी जारी। सुरंग में फंसे 7 अफराद की तलाश के लिए जदीद आलात का इस्तेमाल। महाराष्ट्र के नागपुर तशद्दुद के बाद हालात काबू में, 50 से ज्यादा अफराद गिरफ्तार। हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त, इम्तनाई अहकामात नाफिज। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने फडणवीस हुकूमत को ठहराया जिम्मेदार। प्रकाश अम्बेडकर की भी सख्त तनकीद। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना कानून साज असेंबली में SC दर्जाबंदी बिल को मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आज़ादी के बाद से दलितों की हिमायत करती रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने पार्टी और हुकूमत में SC तबकात को बहुत से मौक़े फराहम किए हैं। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने SC दर्जाबंदी बिल पर मुबाहिस के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम को मरकज़ में मुख्तलिफ हुक्मनामा जिम्मेदारियाँ देकर एजाज़ बख्शा गया। मुल्क में पहली बार कांग्रेस पार्टी ने एक SC शख्स दामोदरम संजीवया को वज़ीर आला बनाया। मुत्तहदा रियासत में भी SC की दर्जाबंदी के लिए जदोजहद जारी थी। कई दहाइयों से जारी जदोजहद में बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान की। 2004 में कांग्रेस ने ऊषा मेहरा कमेटी कायम करके मसले को हल करने की कोशिश की। ये बात खुश आइंद है कि मैं इतने सालों से ज़ेर इल्तिवा मसले मेरे वज़ीर आला रहते हुए हल हो गया है। रेवंत रेड्डी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के 1 घंटे के अंदर हमने SC की दर्जाबंदी के हक में फैसला सुनाया। वज़ीर आला ने वजाहत की है कि हमने फौरी तौर पर उत्तम की सरबराही में काबीना की ज़िली कमेटी की सिफारिश पर शमीम अख्तर कमीशन का क़याम अमल में लाया गया। कमीशन को अवाम से 8681 तजावीज़ मौसूल हुई हैं। हमने कमीशन की रिपोर्ट को बगैर किसी तब्दीली के कबूल कर लिया। कमीशन ने 59 SC ज़ेली ज़ातों को 3 ग्रुपों में तकसीम किया। कमीशन ने अब तक 59 ज़ातों को मिलने वाले फ़वाइद की बुनियाद पर सिफारिशात की हैं। वज़ीर आला ने SC दर्जाबंदी बिल को मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर करने पर अराकीन का शुक्रिया अदा किया। ప్రకారము జనాభా ప్రాతిపదికన రిజర్వేషన్లు పెంచాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉన్నది. 2026 జనాభా లెక్కలు పూర్తి కాగానే ఆ పర్సెంటేజ్ ప్రకారం రిజర్వేషన్లు పెంచడమే కాకుండా దామాషా ప్రకారం ఆ రిజర్వేషన్లని గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 కి పంచే బాధ్యతను మన ప్రభుత్వం తీసుకుంటుందని చెప్పి సభ ద్వారా వారికి స్పష్టంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నాను అధ్యక్ష. ఎందుకంటే ఒక రిజర్వేషన్ పెంచాలంటే ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న డేటా, మన దగ్గర ఉన్న సమాచారం 2011 యొక్క జనాభా లెక్కలు మాత్రమే మన దగ్గర ఉన్నాయి అధికారికంగా. ఆ తర్వాత జనాభా లెక్కలు జరగలేదు కాబట్టి రిజర్వేషన్లు పెంచడానికి ఒక సహేతుకమైన విధానం ఉండాలి. ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం తిరిగి జనాభా లెక్కలు మళ్ళీ మొదలు పెడుతుంది. 2020లో నాకు తెలిసి ఆ జనాభా లెక్కలు మొత్తం తేల్తాయి.
ఆ జనాభా లెక్కల ప్రకారము ఎస్సీ రిజర్వేషన్లను కూడా పెంచుతుంది ఈ ప్రభుత్వము. ఈ ప్రభుత్వానికి స్పష్టమైన విధానం ఉన్నది. చట్టపరంగా ఎలాంటి చిక్కులు లేకుండా ఎస్సీలకు కానీ ఎస్టీలకు కానీ వాళ్ళకి పెంచాల్సిన రిజర్వేషన్లను ఏ విధంగా పెంచి రిజర్వేషన్లు పెంచడం, సహేతుకబద్ధంగా వాళ్లకు పంచడం అనేది ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు నేను ఈ జాతులకు నేను మాట ఇస్తున్నా, ఈ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ రాజ్యంలో మీకు అన్యాయం జరగదు. గతంలో ఏదైనా అన్యాయం జరిగినా కూడా దాన్ని సరిదిద్ది భవిష్యత్తులో మీకు మేలు జరిగే విధంగా ఈ ప్రభుత్వం కార్యాచరణను తీసుకుంటుంది. అమలు చేసే విధానంలో కూడా పారదర్శకత పాటిస్తాము. ప్రతిపక్షాలను అన్నిటిని కూడా కలుపుకొని ఇట్లాంటి విషయాలలో భేషజాలకు పోకుండా అందరిని సంప్రదించి అందరి అభిప్రాయం తీసుకొని ముందుకెళ్లే విధానాన్ని మా ప్రభుత్వము అవలంబిస్తుంది. ఈరోజు సహకరించిన ప్రతిపక్షాలకు అందరికీ, సభలో చర్చలో పాల్గొన్న సభ్యులందరిని కూడా మరొకసారి మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ ఈ బిల్లును ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించినందుకు తమరికి సభ్యులందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను అధ్యక్ష. सीपीआई एमएल के सीनियर लीडर और साबिक रुकन असेंबली गोमाड़ी नरसैया ने असेंबली में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से खैर सगाली मुलाकात की। ये मुलाकात कई हफ्तों के बाद ऐसे वक्त हुई है जब गोमाड़ी नरसैया ने वज़ीर आला के साथ मुलाकात का वक्त हासिल करने में नाकामी पर मायूसी का इजहार किया था। इससे कबल नरसैया को सिक्योरिटी एहलकारों ने वज़ीर आला की रिहाइश गाह के दरवाजे पर भी रोक दिया था। वज़ीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने रियासत में दर्ज फहरिस्त ज़ातों की ज़ुमराबंदी नाफिज करके दलितों के देरीना ख्वाब को पूरा करने पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सताइश की। असेंबली में एससी दर्जा ज़ुमराबंदी पर बहस के दौरान राज नरसिम्हा ने वज़ीर आला काबीना की ज़िले कमेटी के चेयरमैन उत्तम कुमार रेड्डी और दीगर लीडरों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस अहम संगमेल को हासिल करने के लिए अज़्म का मुजाहरा किया। उन्होंने समाज और इंसाफ को यकीनी बनाने में कांग्रेस पार्टी की वाबस्तगी और वज़ीर आला के विजन की सताइश की। उन्होंने इस बात पर रोशनी डाली कि आज़ादी के 15 साल बाद एससी दर्जा बंदी का मुतालबा शुरू हुआ था और ये मादिगा तबके की ये एक देरीना ख्वाहिश रही है। उन्होंने इन शोहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया जिन्होंने इस मकसद के लिए अपनी जानें कुर्बान की। राज नरसिम्हा ने निशानदेही की है कि तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के 6 माह के अंदर एससी ज़ुमराबंदी एक्ट नाफिज किया, जिसमें रियासतों को ऐसी दर्जाबंदी करने की इजाज़त दी गई। आर 10 अरंदोत्या बैंड्ला चमार मोची चमार रविदास यार चमार रोहिदास चांबर गोडारी जांबवुलु मादिगा मादिगदास्तु मस्तीन समागारा and Sindolu. These are the communities related to Madigas. Their population is 32,71,000 and the percentage is coming to 99.91% of the population. Moododi Elamulavaru from C group. D nunchi Panchamas. Their population is only 63. Only 63. కొత్తగా వచ్చిన 2 గ్రూపులు వలువన్ యాటల వారి మొత్తం జనాభా 255. సో ద బి గ్రూప్ విత్ టోటల్ పాపులేషన్ ఆఫ్ 32,74,000 అందులో మాదిగాదు ఉపకులాలన్నీ కలిస్తే 32,71,000 విత్ రిజర్వేషన్ ఆఫ్ 99.91%. సిమిలర్లీ సి గ్రూప్ ఏలకెళ్ళి 3 వచ్చినాయి, घासी और रेल्ली पाकी तोटी बीलेकेल को दोर विथ अ पॉपुलेशन ऑफ 2,146. वजीर रेवेन्यू पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि रियासत में जारिया गर्मी के मौसम में कहीं भी पीने के पानी की किल्लत पैदा ना हो, इसके लिए हुकूमत ने पहले ही एहतियाती इक़दाम किए हैं। असेंबली में वक्फे सिफर के दौरान कई अरकान की जानिब से उठाए गए सवालों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए उन्होंने याद दिलाया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने पहले ही इस मामले पर कलेक्टर्स को हिदायत जारी की हैं और फंड्स भी फराहम किए जा चुके हैं। ताहम अगर कहीं भी पीने के पानी की किल्लत हो तो अरकान असेंबली की तवज्जो दिलाने पर फौरी तौर पर मुनासिब इक़दाम किए जाएंगे। मनुगुडु की एमएलए कोमट रेड्डी, राजगोपाल रेड्डी, नरसंपेट के एमएलए डी माधव रेड्डी, मिरियालगुड़ा के एमएलए बी लक्ष्मा रेड्डी, चप्पाडोंडी के एमएलए
एम सतिया, पालाकुर्ती के एमएलए यशवनी रेड्डी, कोरटला के एमएलए के संजय, मानाकोंडूर के एमएलए के सत्यनारायण, हुजूराबाद के एमएलए पाड़ी कौशिक रेड्डी, सत्तूपल्ली के एमएलए रागामाई और मधौल के एमएलए रामा पवार के बशमूल कई अराकीन ने अपने हलकों में पीने की और ज़राई पानी की किल्लत के मसले को वक्फा सिफर में उठाया। तेलंगाना के वजीर आईटी श्रीधर बाबू ने कहा है कि आने वाले दिनों में हैदराबाद को एक मंसूबाबंद शहर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। कानून साज काउंसिल में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि शमशाबाद एयरपोर्ट और आउटर रिंग रोड के अतराफ तेजी से शहरी तरक्की हो रही है। हुकूमत ने पायदार तरक्की की निशानी के तहत फ्यूचर सिटी के नाम से एक खुसूसी शहर तामीर करने का मंसूबा तैयार किया है। उन्होंने मजीद कहा कि हैदराबाद, सिकंदराबाद और साइबराबाद की तरह रंगारेड्डी जिले के 7 मंडलों में 56 रेवेन्यू देहातों के हुदूद में 770 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर इस फ्यूचर सिटी को आलमी मियार के शहर के तौर पर तरक्की दी जाएगी। इस मकसद के लिए फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम की गई है। ये शहर सनती तरक्की, रोजगार के मौके पैदा करने और मईशत को फरोग देने में माविन साबित होगा। హైదరాబాదు, సికింద్రాబాదు, సైబరాబాదు దాని తదుపరి वजीर बीसी वेलफेयर पूनम प्रभाकर ने कानून साज काउंसिल में 2 बिल पेश किए हैं, जिनके जरिए रियासत में पसमानदा तबकात के लिए तालीमी, मुलाजिमत और सियासी रिजर्वेशन को 42% तक तोसी देने की तजवीज़ रखी गई है। वाज़ेह है कि तेलंगाना पसमानदा तबकात दर्ज फहरिस्त ज़ातों और दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए तालीमी इदारों में नशिस्तों, रियासती मुलाजिमतों और ओहदों के रिजर्वेशन से मुतालिक बिल 2025 और तेलंगाना पसमानदा तबकात देही और शहरी मुकामी इदारों में नशिस्तों के रिजर्वेशन बिल 2025 को कल असेंबली ने पहले ही मंजूरी दे दी है। సభలో చెప్పినారు తప్పకుండా ప్రధానమంత్రి గారిని కలుస్తాం, ప్రతిపక్ష నాయకుడు సంబంధించి ఇలా మా దగ్గర 100 మంది ఎంపీలు ఉన్నారు, గౌరవ శాసనసభ్యుడు హరీష్ రావు గారు కూడా చెప్పినారు, మా రాజ్యసభ సభ్యులు కూడా ఉన్నారు, తప్పకుండా మేము ఈ అంశం మీద సీరియస్ గా మాట్లాడతామని చెప్పినారు। కాబట్టి దీనికి సంబంధించి ఇలా తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బలహీన వర్గాల్లో ఒక ఆశ, ఒక ఆలోచన కలుగుతోంది। తప్పకుండా చిత్తశుద్ధితోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ తెచ్చినటువంటి ప్రతిపాదన, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం తెచ్చిన ప్రతిపాదనను రాజకీయంగా అన్ని పార్టీలు సహకరిస్తా ఉన్నాయి। ఇది కేంద్రం తప్పకుండా అంగీకరిస్తుంది। ఈ బిల్లులు పాస్ అయిన తర్వాత ఈ చట్టాన్ని తీసుకొని ఢిల్లీకి వెళ్దాం। 4వ తారీఖు దాకా పార్లమెంట్ ఉంది, గౌరవ ప్రధానమంత్రి గారిని కలుద్దాం। ప్రతిపక్ష నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు ఈ నినాదాన్ని ఎత్తుకొని ఇప్పటికే ఉన్నారు, ఇంతకుముందు కూడా పార్లమెంట్ లో ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించున్నారు। కాబట్టి తప్పకుండా ఒక బలహీన వర్గాల మంత్రిగా, విద్యార్థి సంఘ ఉద్యమాల నుంచి చాలా కాలంగా బలహీన వర్గాలకు సంబంధించి ఈ యొక్క అంశాన్ని कांग्रेस के दौरे हुकूमत में रियासत तेलंगाना के किसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। काश्त के लिए मुनासिब बिजली और पानी न होने की वजह से फसलें खुश्क हो रही हैं। किसानों के कर्ज की माफी और रैयत भरोसा फंड्स जारी न होने की वजह से किसानों को मुश्किल हालात का सामना है। रेवंत रेड्डी हुकूमत ज़राई शोबे को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर रही है। अगरचे आपाशी के पानी की कमी की वजह से फसलें सूख रही हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत लींबू को पानी देने की तरह काम कर रही है। बीआरएस के कारगुजार सदर के तारक रामाराव ने इन हालात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। केटीआर ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो आने वाले खतरे से मुतालिक पेशगी इंतबा दिया गया था, लेकिन कांग्रेस ने इस पर ध्यान नहीं दिया। केटीआर ने कहा कि वजीर आला जिनके पास जहर के सिवा कुछ नहीं है, उन्होंने बावकार कालेश्वरम प्रोजेक्ट की मुखालिफत न करने की इल्तिजा के बावजूद उन्होंने इस पर कान नहीं धरा। केटीआर ने कहा कि महकमा ज़राअत की जानिब से पेश की गई इब्तिदाई रिपोर्ट, जिसमें कहा गया है कि हमारी आंखों के सामने सब फसलें सूख रही हैं, जो रियासती हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है। उन्होंने कहा है कि एक तरफ जहां कर्ज माफी और सरमायाकारी की इमदाद ना मिलने की वजह से किसानों की जिंदगियां अजीरन बन गई हैं, उन्होंने कहा है कि यह वक्त की तरफ से लाई गई खुश्क साली नहीं है, बल्कि कांग्रेस की तरफ से लाई गई खुश्क साली है। इसलिए किसानों की मदद करने की वाहिद जिम्मेदारी वजीर आला की है। उन्होंने कहा कि जारी असेंबली बजट इजलास में खुश्क होने वाली फी एकड़ के लिए फौरी तौर पर 25,000 रुपए के मुआवजे का ऐलान किया जाए और इसे फौरी तौर पर अदा किया जाए। केटीआर ने खबरदार किया कि अगर रियासती हुकूमत जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करती है तो हम किसानों के साथ मिलकर कांग्रेस हुकूमत को शिकस्त देंगे। केटीआर ने जय किसान जय तेलंगाना का नारा दिया।
रुकन कानून-साज कौंसिल पीआरएस कलवा कुंटला कविता ने बीसी रिजर्वेशन बिल पर दोहरे मियार पर कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पसमानदा तबकात के साथ नाइंसाफी की सबसे बड़े जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। वो तेलंगाना कानून-साज कौंसिल में बीसी रिजर्वेशन बिल पर इजहार ख्याल कर रही थी। रुकन कौंसिल कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा बीसीस को नजरअंदाज किया है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि कांग्रेस हुकूमत ने 1953 में कायम करदा कालिकर कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया था। 10 साल तक मंडल कमीशन रिपोर्ट को नाफिज नहीं किया गया। आखिरकार ये रिपोर्ट 1990 में वीपी सिंह की हुकूमत में नाफिज की गई। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने पार्लियामेंट में बीसी रिजर्वेशन के खिलाफ तकरीर की थी और कहा था कि रिजर्वेशन से मुल्क तकसीम हो जाएगा। 2011 में यूपीए हुकूमत ने 4300 करोड़ रुपए खर्च करके एक रिपोर्ट तैयार करवाई, लेकिन आज तक इसे मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। कविता ने इस्तफसार किया कि कांग्रेस पार्टी ने कामारेड्डी डिक्लेरेशन में पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन देने का जो वादा किया, इसकी बुनियाद क्या है? इस सिलसिले में हुकूमत को वजाहत करनी चाहिए। आखिर 42% रिजर्वेशन का हिसाब कैसे लगाया गया? अब तक हुकूमत ने पसमानदा तबकात के लिए अलहदा जुमरे के तहत रिजर्वेशन की तफसीलात पेश नहीं की। हुकूमत को चाहिए कि वो जल्द अज जल्द बीसी रिजर्वेशन के लिए मुख्तस फीसद की मुकम्मल तफसीलात फराहम करे ताकि कोई कानूनी पेचीदगी पैदा ना हो। कविता ने कहा कि हुकूमत बीसी कम्युनिटी के लिए एक बीसी सब प्लान तश्कील दें और हर साल कम अज़ कम 20,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस करें। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने सिर्फ 9,200 करोड़ रुपए ही मुख्तस किए, जो नाकाफ़ी हैं। बीसी तबकात को माशी खुद मुख्तारी, इख्तिदार में शमूलियत और समाजी इज्जत व वक़ार के लिए मुत्तहिद होकर जदोजहद करनी होगी। साबिक़ा केसीआर हुकूमत ने बीसीस को अक़ामती स्कूलों में खुसूसी कोटा मुकर्रर किया था, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने इसे लागू नहीं किया है। कविता ने कहा कि हुकूमत बीसीस की मरदमशुमारी जुमरों के मुताबिक रिजर्वेशन की तफसीलात और बीसी कमीशन की रिपोर्ट को फौरी तौर पर मंजर-ए-आम पर लाए। पसमानदा तबकात के लिए मखसूस रिजर्वेशन की तफसीलात वाज़ेह ना होने की वजह से ये क़वानीन कानूनी पेचीदगियों और कशाकश का शिकार हो सकते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो बीसी सब प्लान बनाए और इस पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाए। कलवा कुंटला कविता ने कहा है कि बीसी तबकात के हुकूक के लिए जदोजहद जारी रहेगी और हुकूमत को जल्द अज जल्द बीसी रिजर्वेशन और उनसे मरबूत तमाम रिपोर्ट्स को आवाम के लिए जारी करना चाहिए। बीसी, एससी, एसटी और ख़वातीन को मुकम्मल हुकूक दिए बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं है। ఆనాడు సింపుల్గా ఆ రిపోర్ట్ రిజెక్ట్ చేసి ఆల్మోస్ట్ మళ్ళా 30 ఏండ్ల వరకు అధ్యక్ష బీసీల గురించి ఈ దేశంలో చర్చ రాలేదు అధ్యక్ష. ఆ కమిటీ కాలేల్కర్ కమిటీని పక్కన పడేసిందే కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత రెండో కమిషన్ వచ్చింది అధ్యక్ష. అది జనతా పార్టీ మొరార్జీ దేశాయ్ గారు వచ్చిన తర్వాత వేసినారు అధ్యక్ష. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వేయలేదు. అది బీపీ మండల్ అధ్యక్ష. అయితే బీపీ మండల్ కమిషన్ అధ్యక్ష టాపికే బీసీల రిజర్వేషన్ అధ్యక్ష. టాపికే బీసీల రిజర్వేషన్. అయితే బీపీ మండల్ కమిషన్ వేసినారు అధ్యక్ష. వేసిన తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆ రిపోర్ట్ వచ్చింది. ఇందిరాగాంధీ గారు 10 సంవత్సరాలు ఆ రిపోర్టు భద్రంగా బీరువాలో పెట్టిండ్రు కానీ దాన్ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయలేదు అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత వీపీ సింగ్ గారు ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత వీపీ సింగ్ గారు 1990లో 1990లో వారు ఇంప్లిమెంట్ చేసిరు తప్పితే అప్పటి వరకు ఎవరు కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీలోంచి ఏం చేయలేదు అధ్యక్ష. 1990లో వీపీ సింగ్ గారు ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే అధ్యక్ష ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆఫ్ ద పార్లమెంట్ రాజీవ్ గాంధీ గారు నిలబడి గంటన్నరసేపు బీసీలకు వ్యతిరేకంగా ఉపన్యాసం ఇచ్చిండ్రు అధ్యక్ష. ఈ దేశం విచ్చిన ఉందధ్యక్ష, పార్లమెంట్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి, నేను చెప్తా. ఈ దేశం విచ్ఛిన్నమైతుంది బీసీలకు ఇట్లా రిజర్వేషన్లు ఇస్తే. బీపీ మండల్ కమిషన్ కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినటువంటి పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్ష. అదేవిధంగా అధ్యక్ష 1993లో ఈ పోరాటాల ఫలితంగా బీపీ మండల్ కమిషన్ కోసం హింస చెలరేగింది దేశవ్యాప్తంగా. అదంతా జరిగిపోయిన తర్వాత 27% జాబ్స్లలో రిజర్వేషన్ వచ్చింది అధ్యక్ష. కానీ 2006 వరకు కూడా అధ్యక్ష మనకు ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్స్ అయితే 2008 వరకు కూడా రిజర్వేషన్ ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. అంటే ఎయిమ్స్ కావచ్చు అధ్యక్ష, ఐఐటీలు కావచ్చు, ఎన్ఐటీలు కావచ్చు, వీటికి వేట్లో కూడా 2008 దాకా కూడా ఇవ్వలేదు అధ్యక్ష. ఆ తర్వాత మళ్ళా 2011లో సోనియా గాంధీ గారు అధ్యక్షులైన అధ్యక్ష. కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలో ఉంది. రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా పార్లమెంట్ సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఆనాడు కాస్ట్ సెన్సస్ చేస్తామని చెప్పి 4,500 కోట్ల రూపాయలను రిలీజ్ చేసిరు అధ్యక్ష. కాస్ట్ సెన్సస్ చేసిండ్రు, కానీ ఆ కాస్ట్ సెన్సస్ డేటా ఇంతవరకు బయట పెట్టలేదు అధ్యక్ష. 4,500 కోట్ల రూపాయలు వేస్ట్ అయిపోయినాయి. కాస్ట్ సెన్సస్ డేటా బయట పెట్టలేదు. ఆనాడు పార్లమెంట్ మెంబర్గా ఉన్న రాహుల్ గాంధీ గారు మాట్లాడలేరు, సోనియా మేడం మాట్లాడలేదు. దాని మొత్తం కూడా కంప్లీట్గా డీఫ్రీజర్లోకి వెళ్ళిపోయింది అధ్యక్ష. ఇక ఆ తర్వాత
तेलंगाना कानून साज कौंसिल के अहाते में बीआरएस के एमएलसीज ने रुकन कौंसिल कलवा कुंटला कविता की क़यादत में एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए कांग्रेस को इसके इंतखाबी वादे याद दिलाए। मुजाहिरीन ने हाथों में स्कूटीज के प्ले कार्ड्स थाम रखे थे और प्रियंका गांधी से 18 साल लड़कियों के लिए ऐलान करदा स्कूटीज की अदम फराहमी पर सवालात उठाए। बीआरएस एमएलसी कविता ने तेलंगाना की नौजवान खवातीन से किए गए वादे पर कांग्रेस को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और प्रियंका गांधी को मुखातिब करते हुए कहा, 18 साल लड़कियों के लिए स्कूटीज कहाँ हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस ने इंतखाबात के दौरान बड़े बड़े दावे किए, लेकिन इख्तिदार में आते ही अपने ही वादे फरामोश कर दिए, जिससे अवाम खास तौर पर नौजवान खवातीन को मायूसी का सामना करना पड़ा। बीआरएस अराकी ने कांग्रेस हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए इस पर तेलंगाना की बेटियों के साथ धोखाधड़ी का इल्जाम आयद किया। एमएलसी कविता ने कहा कि कांग्रेस को अपने झूठे वादों के जरिए अवाम को गुमराह करने की सियासत तर्क करनी चाहिए और फौरन अपने इंतखाबी वादे पूरे करने चाहिए। तेलंगाना की सियासत में कांग्रेस पार्टी की वादा खिलाफी का तसलसल जारी है। रुकन कानून साज कौंसिल बीआरएस कलवा कुंटला कविता ने मीडिया से खिताब करते हुए कांग्रेस हुकूमत की नाकामियों को बेनकाब किया और वाज़ेह किया कि अवाम से किए गए वादों को पूरा ना करना कांग्रेस की फितरत बन चुकी है। बीआरएस कायद ने अपने खिताब में कहा कि कांग्रेस पार्टी को इंतखाबात के दौरान किए गए वादे याद रखने चाहिए और उन्हें पूरा करना चाहिए, मगर हकीकत यह है कि हर तबके को धोखा देने के बाद अब तलबा को भी नजरअंदाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्टेशन घनपुर के जलसे में कांग्रेस ने खुद एतराफ किया है कि वो अपने वादे पूरे नहीं कर सकती, जो कांग्रेस की बददियानती और नाकामी का सबूत है। उन्होंने कहा है कि केसीआर की क़यादत में साबिक़ा हुकूमत ने रियासत के कई अहम मसाइल को हल किया, मगर मौजूदा हुकूमत ने दोबारा तेलंगाना को मसाइल की आमा जगह बना दिया है। लिहाजा हुकूमत को फौरी तौर पर अपने वादे के मुताबिक तालिबात को स्कूटीज फराहम करना होगा। कविता ने कांग्रेस की नाकामियों पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस को इख्तिदार में आए 15 माह हो चुके हैं, मगर आज भी अवाम अपने बुनियादी हुकूक के लिए तरस रहे हैं। कल हुकूमत ने ऐवान में 1 तोला सोना देने के वादे से इनहराफ किया और आज वो लड़कियों को स्कूटीज देने के वादे से मुकर रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1,50,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, मगर रियासत की आवाम से किए गए वादे भुला दिए। अब तेलंगाना की तालिबात मायूस होकर प्रियंका गांधी को पोस्ट कार्ड भेजने पर मजबूर हो गई हैं। कांग्रेस के पास अब भी मौका है कि वो अवामी एतमाद बहाल करे और तालिबात को फौरी तौर पर स्कूटीज फराहम करे, वरना अवामी बरहमी उनके इख्तिदार को बहा ले जाएगी। बीआरएस क़यादत ने हमेशा अवामी मसाइल के हल को तरजीह दी, मगर मौजूदा हुकूमत के गैर संजीदा रवैये से वाज़ेह है कि वो अवामी मुफादात को नज़रअंदाज कर रही है। हम मुतालिबा करते हैं कि कांग्रेस हुकूमत फौरी तौर पर अपने वादे पूरे करें और तालिबात को स्कूटीज फराहम करे ताकि उनका तालीमी सफ़र आसान और सहल हो सके। అధికారంలోకి రావడానికి అనేకమైనటువంటి మాటలు చెప్పినటువంటి సందర్భాన్ని మనం గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. అధికారంలోకి వచ్చి 15 నెలలైంది. 15 నెలల్లో 1,50,000 కోట్ల అప్పులు తెచ్చారు, కానీ ఆడపిల్లలకు ఇచ్చిన ఏ ఒక్క వాగ్దానాన్ని కూడా పూర్తి చేయడం లేదు. నిన్ననేమో తులం బంగారం ఇయ్యమని చెప్పినారు. ఇవాళ మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ పక్షాన డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం, మీరు చదువుకునేటటువంటి ఆడపిల్లలు 18 సంవత్సరాలు నిండినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి స్కూటీలు ఇస్తామని చెప్పారు, కానీ ఆ విషయంలో ఇంతవరకు కనీసం రివ్యూ కూడా చేయకపోవడం చాలా దారుణం. ఆర్టీసీ బస్సులు ఇచ్చి స్కూటీలు ఎగ్గొట్టాలని చూస్తే మాత్రం ఊరుకునేదే లేదు. ఇక్కడ మీ మాట నమ్మరని చెప్పి మీరు ప్రియాంక గాంధీ గారిని తీసుకొచ్చి స్కూటీలు ఇస్తామనేటటువంటి వాగ్దానం చేసినారు. సో దట్ ఈస్ వై వీఆర్ క్వశ్చనింగ్ ప్రియాంకాజీ, ఇట్ ఈస్ బీన్ 15 months of your government. Where are the scooties for the young girls? This is a question today in the minds of every person, and they are also writing postcards to Priyankaji. So we demand that this scooty should be immediately delivered to the young girls of Telangana. Thank you. जिले नागर कर्नूल में जुज़वी तौर पर मुनहदम एसएलपीसी सुरंग में फंसे 7 अफराद की तलाश के लिए जारी रेस्क्यू ऑपरेशन मंगल को 25वें दिन भी जारी रहा। हुक्काम के मुताबिक एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, रियासती मिल्कियत वाली कंपनी सिंगारेनी कॉलेरीज, रेड माइनर्स और दीगर माहिरीन जदीद आलात के जरिए तलाश की शिद्दत में इजाफा कर रहे हैं। टीमों ने D1 और D2 मुकामात पर सर्च ऑपरेशन किया, जहाँ इंसानी मौजूदगी का इम्कान जाहिर किया गया था। तरबियत याफ्ता कुत्ते जो लाशों की तलाश में माहिरीन ने भी D1 और D2 मुकामात का मुआयना किया। रेस्क्यू अमले ने सुरंग बोरिंग मशीन के इन हिस्सों को हटाने का काम जारी रखा जो तलाश में रुकावट बन रहे थे। खुदाई का अमल मजदूरों और एक खुदाई करने वाली मशीन की मदद से तेज कर दिया गया, जबकि पानी निकालने का अमल भी साथ साथ जारी रहा।
रियासत महाराष्ट्र के नागपुर के महल इलाके में शदीद झड़पों के बाद शहर में हालात बतदरीज मामूल पर आ रही हैं। ताहम हसास इलाकों में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है और इम्तनाई अहकामात नाफिज हैं। पुलिस ने रात गए कोम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 50 से ज्यादा अफराद को गिरफ्तार किया है और सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों की निगरानी की जा रही है। नागपुर सिटी पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर कुमार सिंघल ने भारतीय न्याय स्नेहता की दफा 163 के तहत मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया है, जो हालात मुकम्मल तौर पर मामूल पर आने तक बरकरार रहेगा। कर्फ्यू के तहत कोतवाली, गणेशपेट तहसील, लकड़गंज, पिच, बाउली, शांतिनगर, नंदनवान, इमामवाड़ा, यशोदानगर और कपिल नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में सख्त निगरानी की जा रही है। मुश्तइल हुजूम ने पुराना भेंडारा रोड के करीब कई गाड़ियों को आग लगा दी और तोड़ फोड़ की। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब मराठा बादशाह छत्रपति शिवाजी महाराज का यौम पैदाइश मनाया जा रहा था और छत्रपति संभाजी नगर के खलदाबाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की खबर हटाने का मुतालबा किया जा रहा था। इसी दौरान कुरान पाक जलाने की अफवाहें गर्दिश करने लगी, जिससे मुस्लिम कम्युनिटी में गम गुस्सा फैल गया और तशद्दुद भड़क उठा। पुलिस सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप्स की मदद से फसादात में मुलविस अफराद की शिनाख्त कर रही है और मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं। अभी सिचुएशन पीसफुल है नागपुर शहर में और हमने कुछ एरियाज में कर्फ्यू लगाया। लगभग 11 जो हमारे पुलिस स्टेशन हैं जो कि मिक्स लोकेलिटीज़ में है, उसके आसपास हैं और सिचुएशन अभी कंट्रोल में है और शांतता है। सर, कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया। लगभग 50 से ज़्यादा लोगों को हमने इसमें कस्टडी में लिया है और इसके अलावा भी जो लोग सीसीटीवी में या फिर वीडियोस में या फिर सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं इस तरह की हरकत करते हुए या शांतता को नुकसान पहुंचाते हुए या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हुए, तो उन लोगों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। कई ऐसे आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि पुलिस ने आरोप लगा रहे होंगे, परंतु आप अगर देखेंगे कि जिस तरह से वहाँ पे हमारी पुलिस थी शुरू से, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिजिकली अगर हम देखते हैं तो इसमें इनफैक्ट पुलिस बिल्कुल आगे थी हर एक उसमें, इसीलिए 33 हमारे पुलिस ऑफिसर्स उसमें इंजर्ड हुए हैं और पुलिस ने बहुत अच्छे से काम किया, ऐसा मुझे लगता है, मेरा मानना है, क्योंकि ये मिक्स लोकेलिटी है और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। तो उसमें से वहीं से जो पत्थर को उठाया या फिर जो ईंटें जो उठा के यूज़ की गई हैं वो क्योंकि वहाँ पे रेडिली अवेलेबल थी, इसलिए ये सब देखा गया है। जो आरोप महाराष्ट्र के नागपुर में पीर की रात भड़कने वाले तशद्दुद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के सरबराह और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और रियासत में महायुति एनडीए हुकूमत के वुज़रा के हालिया बयानात को इस वाक़े का सबब करार दिया है। ओवैसी ने इल्जाम लगाया है कि फडणवीस और उनकी हुकूमत के वुज़रा के इश्तियालंगेज बयानात ने नागपुर में कशीदगी को जन्म दिया। उन्होंने कहा, गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान वज़ीर आला और महाराष्ट्र हुकूमत के दीगर वुज़रा के बयानात को जांचने की जरूरत है, क्योंकि सबसे ज्यादा इश्तियालंगेज बयानात हुकूमत की जानिब से सामने आ रहे हैं। उन्हें यह एहसास तक नहीं कि वो वज़ीर आला और वज़ीर हैं। उन्होंने मजीद कहा, पूरे महाराष्ट्र में एक मखसूस शहंशाह के पुतले जलाए गए, इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया और उन्हें ये पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने कपड़े के टुकड़े पर कुरान की आयत लिखकर उसे जला दिया। ये सब हो रहा था, फौरन लोगों ने पुलिस से शिकायत की। ओवैसी ने हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा, आपने आइन के नाम पर हलफ उठाया है, कानून की हुक्मरानी पर अमल करें, ये हुकूमत और इंटेलिजेंस की नाकामी है। उन्होंने मजीद कहा कि यह वाकया नागपुर में पेश आया, जो वज़ीर आला फडणवीस और मरकजी वज़ीर नितिन गडकरी का आबाई शहर है। विंचित बहुजन अखाड़ी के बानी सरबराह प्रकाश अंबेडकर ने भी देवेंद्र फडणवीस की क़यादत वाली महायुति एनडीए हुकूमत पर सख्त तनकीद की और इल्ज़ाम लगाया है कि यह वाक़या एक मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा था। बाबा साहेब अंबेडकर के पोते प्रकाश अंबेडकर ने कहा, महाराष्ट्र का एक जहरीला वज़ीर समाज में नफरत फैलाने के लिए बाहर से लाया जा रहा है, ये एक बड़ी मनसूबाबंद साजिश का हिस्सा है। तो स्टेटमेंट्स महाराष्ट्र के सरकार के मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर तरफ से आ रहे हैं, उसको देखने की जरूरत है। और सबसे बड़ा प्रोवोकेशन तो वो सत्ता में है, गवर्नमेंट में है, और गवर्नमेंट प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दे रही है। और बड़ा अफसोसनाक है, आप देख लीजिए पिछले 4-5 दिन पुराना स्टेटमेंट उठाकर देख लीजिए, तो ये वो खुद प्रोवोकेशन किए और उनको इस बात की अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी नहीं है कि वो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। और दूसरी बात यह है कि
आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती हैं, उसको आपने जलाया। और जब ये हरकत हो रही थी तो उसी वक्त जाकर मुकामी वहां के जो मुसलमान और हिंदू लोग थे, जाकर कंप्लेन किए डीसीपी को कि इसको रुकवाइए। देखिए ये जो कपड़ा है जिसपे कुरान करीम के आयतें लिखी हैं, वर्सेस लिखी है, मत करिए। जलाया गया, एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हुई। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप कि जो स्टेटमेंट्स एमिनेट हुए हैं, जो स्टेटमेंट दिए गए हैं मिनिस्टर्स की तरफ से, अभी भी दिए जा रहे हैं। भाई आप रूल ऑफ लॉ को फॉलो करिए ना। आप तो भारत के संविधान पर आपने ओथ लिया है, तो आप कैसे प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं आप? भाई मुझे किसी चीज कोई चीज पसंद नहीं है, आपको कोई चीज पसंद नहीं है, तो कोई भी अपनी नापसंद का इजहार कानून को हाथ में ले करेगा क्या? ये देखने की जरूरत है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। सरकार की जिम्मेदारी है, ये सरकार की गलती है, इंटेलिजेंस की फेलियर है। उस जगह जहां से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आते हैं, और ये जो वायलेंस हुआ है हमारे केंद्र मंत्री के घर के करीब है पूरा, ये बड़ी साबिक सरपंचों ने सरपंचों के ज़ेर इल्तिवा बिलों की अदायगी के मुतालिबे पर असेंबली का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान रैली में शरीक सरपंचों ने अचानक असेंबली की तरफ बढ़ रहे थे कि पुलिस ने उन्हें रोक लिया और पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। बीजेवाईएम के कारकुनों ने तेलंगाना असेंबली का घेराव करने की कोशिश की, जिससे कशीदगी फैल गई। हाल ही में तेलंगाना हुकूमत ने हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अराजियात के हराज के अहकाम जारी किए थे। इस फैसले की यूनिवर्सिटी के तलबा तंजीमों के बशमूल दीगर समाजी जमातों के लीडरों ने सख्त मुखालिफत की है। मंगल को बीजेवाईएम के कारकुनों ने असेंबली के घेराव की कोशिश की ताकि यूनिवर्सिटी के अराजियात के हराज के फैसले के खिलाफ एहतजाज किया जाए। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इलाके में कशीदा सूरत हाल पैदा हो गई। एहतजाज की तायद में बीजेवाईएम एमएलए महेश्वर रेड्डी भी शामिल हुए, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बीजेवाईएम के दीगर कारकुनों को भी हिरासत में लेकर मुकामी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। साबिक रियासती वजीर वो बीआरएस के सीनियर कायद पोनाला लक्ष्मैया ने इस बात पर अपनी हैरत का इजहार किया कि महज 15 माह में रियासत की माशी सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी और आमदनी में कमी वाक़ हो गई है। केसीआर के 10 साल दौरे हुकूमत में रेवंत रेड्डी के 15 माह की हुकूमत में 70,000 करोड़ रुपए की रियासती आमदनी में कमी वाक़ हो गई है, जो कि काबिल तशवीशनाक बात है। पोनाला लक्ष्मैया आज अपनी रिहायशगाह पर मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने 7,500 करोड़ रुपए रैतू बंधु स्कीम के किस मद्दे में खर्च किए गए हैं, किसको दिया गया, हुकूमत तफसीली वाइट पेपर जारी करें। उन्होंने पुरजोर अंदाज में कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को रियासत और रियासत की माशी सूरत हाल पर तजुर्बा या गिरफ्त नहीं है। बरसर इख्तिदार ने पर नहीं उन्हें तकब्बुर और फ़ख्र, गुरूर और घमंड पैदा कर दिया है। रियासत की माशी सूरत हाल पर तशवीश में मुब्तला कॉन्ट्रैक्टर्स रियासती सेक्रेटेरिएट में एहतजाज पर उतर आए हैं, जिससे रियासत की संगीन माशी सूरत हाल का पता चलता है। पोनाला लक्ष्मैया ने अपने बयान में रियासती हुकूमत से मुतालिबा किया कि रकमी अदायगी पेमेंट किसको की जा रही है, आवाम को वाकिफ करवाया जाए। मेदक जिले के दरियाए मांजरा में सैकड़ों मुर्दा मुर्गियां फेंक दी गईं। मुकामी अफराद ने दरिया में तैरती हुई मुर्गियों की वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की। मांजरा, मेदक और निजामाबाद अजला के लिए पीने के और ज़राई आपाशी का एक अहम जरिया है। इस वाक़े की इत्तला मिलने के बाद ज़िले महकमा हैवानात के अहदेदार वेंकटा ने अपनी टीम को मौके पर भेजकर सूरत हाल का जायजा लेने की हिदायत दी। अमला यह जानने की कोशिश कर रहा था कि इस वाक़े के पीछे कौन है। मुकामी अफराद ने हुकाम को बताया है कि उन्होंने पीर की रात तक वहाँ कोई मुर्गियाँ नहीं देखी थी। तहकीक़ात के बाद हुकाम इस नतीजे पर पहुँचे कि मुर्गियों को जुमेरात की सुबह की अवलिन सातों में दरिया में फेंका गया। मुलजिमीन की शिनाख्त के लिए सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है।
शहरी हैदराबाद की उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने अपने हुदूद के तमाम डिग्री कोर्सेज के इम्तिहानात की तारीख का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ इम्तिहानात प्रोफेसर शशिकांत ने एक बयान में बताया है कि BA, BCom, BSc, BSW, BBA रेगुलर और BBA फैशन डिज़ाइन मैनेजमेंट के बशमूल दीगर कोर्सेज के चौथे और छठे सेमेस्टर के रेगुलर इम्तिहानात के अलावा पहले, दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर्स के बैकलॉग इम्तिहानात 8 अप्रैल से मुनक़द किए जाएंगे। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो इम्तिहानात की मुकम्मल तफसीलात उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मुलाहजा करें। इसी तरह M.Ed कोर्स के इम्तिहानी फ़ीस से मुतालिक भी प्रोफेसर शशिकांत ने ऐलान किया है कि M.Ed के पहले सेमेस्टर के रेगुलर इम्तिहानात की फ़ीस इस माह की 25 तारीख तक मुतालिका कॉलेज में जमा कराई जा सकती है। मुकर्ररा तारीख के बाद 200 रुपये जुर्माने के साथ 28 तारीख तक फ़ीस जमा करने की इजाज़त दी गई है। इन इम्तिहानात का इनेकाद आइंदा माह किया जाएगा और इम्तिहानात की मुकम्मल तफसीलात जल्द ही फराहम की जाएगी। मज़ीद मालूमात के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in पर रुजू करने का मशवरा दिया गया है। ज़िले करीमनगर के सरकारी स्कूल के तलबा ने एक इख्तिराई मनसूबा शुरू किया है, जिसके तहत उन्होंने मिसाली सब्जी मार्केट कायम की है ताकि नामियाती ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा सके और कारोबारी महारत पैदा की जा सके। ये इक़दाम ज़िले महकमे तालीम और जानिया फाउंडेशन के इश्तिराक से शुरू किया गया, जिसका इफ्तिताह ज़िला कलेक्टर पामिला सत्तापति ने कश्मीर गड्ढा रायतू बाजार में किया। इस अनोखी मार्केट में तकरीबन 60 तलबा ने 12 सरकारी स्कूलों की नुमाइंदगी करते हुए हिस्सा लिया और ऐसी सब्जियां फरोख्त की जो बगैर किसी केमिकल के उगाई गई थी। इस अमली तजुर्बे का मकसद उनकी कारोबारी महारतों को बढ़ाना और पायदार ज़राअत के बारे में उनकी समझ को बेहतर बनाना था। कलेक्टर ने इस बात पर जोर दिया है कि तलबा को तालीमी काबिलियत के साथ कारोबारी महारत भी हासिल करनी चाहिए। उन्होंने तलबा की हौसला अफजाई की कि वो अपने ख़ानदानों और अपने तबक़ात को नामियाती पैदावार के सेहत बख्श फ़वाइद के बारे में वाकिफ़ करवाएं। ऐसे इक़दामात बेहतर सेहत और माहौलियात तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम साबित हो सकते हैं। ये प्रोग्राम न सिर्फ अमल कारोबारी तजुर्बा फराहम करने का मौका था, बल्कि इसका मकसद नामियाती ज़राअत की अहमियत से मुतालिक शऊर उजागर करना भी था, ताकि नई नस्ल को सेहतमंद ग़िज़ाई इंतख़ाब और पायदार ज़रई तरीक़ों की जानिब राग़िब किया जा सके। ज़िले महबूबनगर में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक हो गए। यह हादसा ज़िले के माचाराम इलाके में उस वक्त पेश आया जब एक कार बेकाबू होकर RTC बस से टकरा गई। एक ही खानदान के 3 अफराद हैदराबाद से महबूबनगर जा रहे थे। रास्ते में माचाराम के करीब कार का टायर फट गया, जिसकी वजह से गाड़ी बेकाबू होकर RTC बस से टकरा गई। हादसे में कार मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई और इसमें सवार वेंकटा रेड्डी और तनूली शरीफ जख्मी हो गए। मौके पर मौजूद मुकामी अफराद ने उन्हें निकाल कर सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने मुआयने के बाद दोनों को मुर्दा करार दिया। सूर्यापेट जिले के मेराला गांव में कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक सरपंच 69 साला चकरैया गौड़ का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। नामालूम अफराद ने पीर की रात चकरैया पर वहशियाना हमला किया। मुकामी अफराद ने शदीद जख्मी हालत में उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। चकरैया गौड़ की मौत के बाद पुलिस ने मेराला गाँव में सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए। पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। हैदराबाद में बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट DK अरुणा के मकान में घुसने वाले चोर को गिरफ्तार कर लिया गया। हैदराबाद के जुबली हिल्स इलाके में वाक़ MP के घर में इतवार को ये नकाबपोश शख्स दाखिल हुआ था, जिसने तकरीबन 2 घंटे मकान में गुजारे थे। ताहम उसने मकान से किसी भी चीज़ की चोरी नहीं की थी। उसकी तमाम हरकतें मकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई थी। इस वाक़े के वक्त महबूबनगर लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाली DK अरुणा घर पर मौजूद नहीं थी। मुलजिम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बताया जाता है कि मुलजिम का ताल्लुक दिल्ली से है। वेस्ट जोन DCP और जुबली हिल्स पुलिस इससे पूछगछ कर रही है। ये मुलजिम काबिल आज़ीं दिल्ली के साथ साथ पुराना शहर हैदराबाद में चोरी की वारदातों में मुलविस रहा है। इस वाक़े का इल्म होने के बाद अरुणा ने जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने किसी साजिश का खदशा करार देते हुए सिक्योरिटी में इजाफे की दरख्वास्त की थी। हैदराबाद के फिल्म नगर पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़ शेखपेट डायमंड हिल्स में एक मकान में बड़े पैमाने पर चोरी की वारदात पेश आई। अलमारी के ताले तोड़कर चोरों ने 34 तोले सोने के जेवरात, 4.5 लाख रुपए नकद रकम और 550 कैनेडियन डॉलर चोरी कर लिए। मुतासिरीन ने बताया है कि चोर CCTV कैमरों में अपनी शिनाख्त छुपाने के लिए हार्ड डिस्क भी साथ ले गए। रमजान के महीने की वजह से मुतासिरा शख्स मुजाहिद ने घर को ताला लगाकर अपने रिश्तेदारों के यहाँ गया था। वापस आने पर उसने ये वारदात देखी और पुलिस को इस बात की
इत्तला दी। मुतासिरा शख्स चंद दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया से वापस आया था। इस शिकायत के बाद पुलिस वहां पहुंची और क्रूज टीम के साथ शवाहिद इकट्ठा किए। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। शहरी हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी पुलिस स्टेशन के हुदूद में आने वाले हब्सीगुड़ा रोड नंबर 6 पर एक मारुति कार में अचानक आग लग गई। गाड़ी के इंजन में अचानक धुआं निकलने पर ड्राइवर ने फौरी तौर पर चौकसी का मुजाहरा करते हुए गाड़ी को सड़क के किनारे रोक दिया। इसके बाद मुसाफिरों को फौरी तौर पर नीचे उतारने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। ये गाड़ी जिनगांव से आने वाले एक खानदान को लेकर ऊपर रिंग रोड जा रही थी, जिसे नागाराजू नामी शख्स चला रहा था। जब गाड़ी हब्सीगुड़ा पहुंची तो अचानक इसमें आग भड़क उठी। मौके पर मौजूद पुलिस ने फौरी तौर पर गाड़ी के दरवाजे खोलकर नागाराजू और उनके घर वालों को बाहिफाजत बाहर निकाला। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर मुकम्मल काबू पा लिया। माशी मसाइल के सबब एक बाप ने अपने दोनों बच्चों को नहर में धकेल दिया और खुद लापता हो गया। ये अफसोसनाक वाकया एपी के जिले कोना सीमा में पेश आया। इस वाकये में बेटी की मौत हो गई जबकि बेटा जिंदा बच गया। जिले के इलाके वेंटूर में रहने वाले राजू को अपने कारोबार में 30 लाख रुपए वसूल करने थे। गुज़िश्ता 4-5 दिनों से वो शदीद परेशान था। बीवी ने उसे समझाने की कोशिश की। इसी दौरान राजू रामचंद्रापुरम में अपने बच्चों के स्कूल गया और उन्हें अपने साथ ले गया। वो उन्हें मोटरसाइकिल पर बिठाकर नहर के किनारे ले गया और दोनों को नहर में धकेल दिया। बेटी पानी में डूबकर हलाक हो गई जबकि बेटा तैरते हुए किनारे तक पहुंच गया। मुकामी अफराद ने रोते हुए बच्चे को देखकर पुलिस को इत्तला दी। पुलिस और फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर बेटी की लाश बाहर निकाली। बेटे संदीप ने बताया है कि उसका बाप पिछले 2 दिनों से उन्हें कोटीपल्ली के आसपास घुमा रहा था और बार बार कह रहा था कि वो खुदकुशी कर ले। बच्चों को नहर में धकेलने के बाद राजू कहां गया, इसके बारे में कोई इत्तला नहीं। पुलिस इसकी तलाश जारी रखे हुए है। तेलंगाना एक्सप्रेस में अब वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी, शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इन सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उखड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया। अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the Brides of India with Malabar Gold and Diamonds.